बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और इसका लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक होगा आज का हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली दो तरह की इम्पोर्टेंस के हवाले से पढ़ेंगे, एक फंजाई की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और दूसरा फंजाई की कमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो जो फंजाई है ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। वो तीन वजूहात की बेस पे हम ये कहते हैं कि ये फंजाई जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले नंबर पे ये एज अ डिकम्पोज़र रोल प्ले करके इन्वायरमेंट के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस शो करती है। दूसरे नंबर पे ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती है, तो ये एज अ सिम्बियोंट भी है और ये एजेंट ऑफ बायो रेमिडेशन भी है। तो इन तीन तरीक़ों से ये इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स को जो है वो डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फंजाई जो है वो एज अ डिकम्पोज़र किस तरीके से रोल प्ले करती है और इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचता है। तो फंजाई और जो सेप्रोबिक बैक्टीरिया हैं जो डेड मैटर से अपने डेड मैटर की डिकम्पोजिशन से अपनी फूड है वो हासिल करते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स, एक फंजाई और एक सेप्रोबिक बैक्टीरिया, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जब जानदार जो हैं वो मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। इनकी डिकम्पोजिशन से होता क्या है कि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो इन ऑर्गेनिजम्स ने जो है वो इस्तेमाल किए होते हैं, जो इनकी बॉडीज़ के अंदर रह जाते हैं, तो जब इनकी बॉडीज़ की डिकम्पोजिशन होती है तो उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग हो जाती है, वो दोबारा इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। और जब वही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट का दोबारा हिस्सा बन जाते हैं तो बाकी जो जानदार हैं वो इनको न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये डिकम्पोजिशन ना करें और इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की जो है वो रिसाइकलिंग ना हो, तो फिर क्या होगा कि वो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो जानदारों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जानदारों को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, तो वो उन डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर ही जो है वो लॉक्ड अप हो जाएंगे। और जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर ही रह जाएंगे, वो दोबारा से रिसाइकल नहीं होंगे, दोबारा से इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो अनअवेलेबल होंगे। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इन ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। और जब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है वो उसके सीज होने का, उसका जो है वो लाइफ के बिल्कुल ख़त्म होने का जो है वो ख़तरा होगा। ये था हमारा फंजाई एज डीकम्पोज़र, के फंजाई डीकम्पोज़र का रोल किस तरीके से प्ले करके और इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये सिम्बियोंट भी हैं। सिम्बियोंट मीन्स कि ये फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इस तरह का एसोसिएशन बनाती है जिसमें दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, तो इसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो फंजाई क्योंकि सिम्बियोटिक एसोसिएशन का एक पार्ट है तो इसको हम नाम देते हैं फंजाई एज सिम्बियोंट, तो इसको हम सिम्बियोंट भी कहते हैं। तो फंजाई जो है वो दो तरह का एसोसिएशन बनाती है दूसरे जानदारों के साथ, जो जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है। एक हम माइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, तो वो फंजाई जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएगी तो उसको हम माइक्रोराइजल फंजाई कहते हैं। और दूसरे नंबर पे लाइकन एसोसिएशन। तो पहले बात करते हैं माइक्रोराइजल फंजाई की। ये जब मैंने बात की थी न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो फिर हम लोगों ने इन दोनों तरह की एसोसिएशन को डिटेल से स्टडी किया था कि किस तरीके से फंजाई जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाती है और किस तरीके से ये फंजाई जो है वो ग्रीन एल्गी के साथ लाइकन एसोसिएशन बनाती है। तो इस टॉपिक के अंदर मैं इसको डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, अगर आप लोगों ने डिटेल देखनी हो तो मेरा वो लेक्चर जो है न्यूट्रिशन इन फंजाई वो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हम इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे कि तकरीबन 95% ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके साथ फंजाई जो है
वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है, और जिन प्लांट्स के साथ ये फंजाई माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है, क्योंकि ये फंजाई जो है वो उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, उनके जो रूट्स हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करके, तो इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होती है जब वो वेस्कुलर प्लांट्स और फंजाई जो हैं वो आपस में बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कराती हैं ये फंजाई जो माइकोराइजल एसोसिएशन का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा अगर हम लाइकन एसोसिएशन में फंजाई की बात करें तो लाइकन एसोसिएशन वाली जो फंजाई हैं ये जब उन रॉक्स के ऊपर ग्रो करती हैं जहाँ पे कोई पहले से प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं होते, उनकी जो हार्डर सरफेस है जो काफ़ी ज़्यादा सख्त है ये उनको ब्रेक कर देती हैं। जब ये रॉक्स की जो ऊपर वाली जो काफ़ी जो हार्ड सरफेस है उसको ब्रेक करेंगी तो बाकी जो जानदार हैं उनके लिए आप समझ लें कि ये एक स्टेज सेट कर रही हैं ताकि वो भी वहाँ पे ग्रो करें, क्योंकि जब रॉक्स की जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डर होती है, काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है, तो बाकी जो प्लांट्स वगैरह हैं उनका वहाँ पे ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तो जब लाइकन वहाँ पे ग्रो करती है तो वो उन रॉक्स की जो हार्डर सरफेस है उसको ब्रेक करती है, जिसके ज़रिए जो है वो बाकी तमाम जानदार इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू वहाँ पे जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करें, ये जो लाइकन एसोसिएशन वाली फंजाई है ये जो लाइकन है ये बायो इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन से। इस वजह से ये किसी भी एयर के अंदर जो है वो उसकी क्वालिटी के लिए एज ए बायो इंडिकेटर भी इस्तेमाल होते हैं कि क्या उस एयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या बुरी है। तो ये था लाइकन एसोसिएशन के हवाले से कि लाइकन एसोसिएशन के थ्रू फंजाई जो है वो किस तरीके से इकोलॉजिकली जो है वो बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें जो कि बायो रेमिडेशन के हवाले से था, तो बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो बायो रेमिडेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। बायो रेमिडेशन क्या है? डिग्रेडिंग आर रिमूविंग द इन्वायरमेंटल पॉइजन आर पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इन्वायरमेंट से किसी भी पोल्यूटेंट या किसी भी पॉइजन को अगर हम उसको डिग्रेड करें या उसको इन्वायरमेंट से रिमूव कर दें बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इस प्रोसेस को हम बायो रेमिडेशन का नाम देते हैं। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो अब हम बात करते हैं कमर्शियल इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो कमर्शियल इम्पोर्टेंस के अंदर दो पॉइंट आते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई है। तो ये किस तरीके से हमें जो है इकोनॉमिकली जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। तो पहले नंबर पे फंजाई की बात करें तो ये एडिबल फंजाई भी हैं। तो तकरीबन 200 स्पीशीज़ जो हैं वो मशरूम्स की, मोरल्स की और ट्रफल्स की, ये ऐसी हैं जो एडिबल हैं। तो मशरूम की जो स्पीशी एडिबल है उसमें एग्जांपल जो है वो एगेरिकस है, मोरल्स के अंदर मोर्चेला एस्कुलेंटा है और ट्रफल्स के अंदर जो है वो अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ द एस्कोमाइसीड्स हैं, जो कि हम अपने वो एडिबल मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने के मकसद के लिए भी इन स्पीशीज़ के जो फंजाई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एहतियात रहे कि ज़रूरी नहीं है कि हर फंजाई जो है वो एडिबल होती है। इनमें कुछ ऐसी भी हैं जो डेथ कैप या डेथ एंजल कहलाती हैं, यानी मौत का फरिश्ता कहलाती हैं, कि अगर कोई भी शख्स जो है वो इन पॉइजनस मशरूम्स को, जिनमें ये टोडस्टॉल आता है, इनको इंजेस्ट कर ले, इनको एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल करे, तो वो फ़ौरन ही जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। उसमें ये डेथ कैप और डेथ एंजल आती है, जिसमें अमेनिटा की जो स्पीशीज़ हैं वो शामिल हैं, और जैको लेटर मशरूम, ये ऐसी फंजाई हैं जो कि अगर कोई भी जानदार जो है वो इनको कंज्यूम करेगा तो वो उसके लिए डेथ काज कर सकती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो फंजाई हैं वो फूड इंडस्ट्री के अंदर भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको हम यीस्ट का नाम देते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, और ये इसके अंदर फर्मेंटिंग एबिलिटी होती है कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेड और लिक्वर जो है वो बनाने में
उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा पेनिसिलियम की स्पीशीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये चीज़ के अंदर जो है वो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि इम्पार्ट करते हैं ये चीज़ के अंदर, चीज़ को ये फ्लेवर भी देती हैं, ये एरोमा भी कोई ना कोई खुशबू भी देती हैं, और ये जो है वो कलर भी देती हैं चीज़ को। तो इसके बाद अगर हम एस्परजिलस स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें सोया सास की जो प्रोडक्शन है वो भी इसके अंदर भी अपना रोल प्ले करती हैं। इससे हम सोयाबीन को इस्तेमाल करके सोया पेस्ट को बनाने में भी हम एस्परजिलस स्पीशीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के अंदर भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा इसका थर्ड पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स वगैरह की प्रोडक्शन के अंदर भी ये इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये पहली जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन थी। इसको डिस्कवर किया था ए फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर, और ये जिस फंजाई से हासिल की गई थी उसको पेनिसिलियम नोटेटम का नाम देते हैं। इसके अलावा जो सेकंड एंटीबॉडी है या ड्रग है उसको हम नाम देते हैं लोवेस्टेटन का। ये हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। इसके अलावा अगर हम साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो ये सॉइल फंगस से हासिल होती है। ये जब इसका रोल ये होता है कि जब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जब एक शख्स से दूसरे शख्स में कोई आर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, जैसे गुर्दे भी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो उसमें जो रेसिपिएंट होता है उसमें ट्रांसप्लांट की रिजेक्शन होने को ये प्रिवेंट करती है कि जो रिसीवर की बॉडी है अगर हम उसको साइक्लोस्पोरिन देंगे तो वो जो डोनर की तरफ से जो आर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो उसकी रिजेक्शन को प्रिवेंट करती है, ये साइक्लोस्पोरिन। इसके बाद अगर हम बात करें एर्गोटीन की तो ये जो हेडेक होता है, माइग्रेन, जिसमें तकरीबन आधे सर के अंदर जो दर्द है, ये उसकी एक किस्म को के आराम के लिए ये इस्तेमाल होती है। उससे रिलीफ पहुंचाने के लिए ये एर्गोटीन की जो मेडिसन है ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम कुछ फंजाई से हम ग्राइसियोफल्विन भी हासिल करते हैं जो कि फंजाई की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करती है। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइज़ भी हैं जिनको हम ऑब्टेन करने के लिए लाइकन्स को इस्तेमाल करते हैं, जिन डाइज़ को जो है वो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े के रंगने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फंजाई का जो रिसर्च के अंदर है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैविली यूज्ड होती है ये यीस्ट रिसर्च के पर्पज़ के लिए। ये क्यों यूज़ होती है, इसका वजह ये है कि ये इसकी जो जनरेशन टाइम है ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी तेज़ी से जो है वो इसकी जो जनरेशन्स हैं वो आती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो इसके बारे में जो पता चलाई गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से, और ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो इस वजह से हम इस यीस्ट को जो है वो जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले यूकैरियोटिक जानदार थे जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया था। यीस्ट की बात कर रहा हूँ। 1983 के अंदर इसी का एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी तैयार किया गया जिसको हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हम एज ए वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी जानदार के अंदर डालना होता है तो हमें वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया है जिसको हम यीस्ट कहते हैं, इसकी जो जीनोमिक सीक्वेंस है, यानी इसके अंदर जो जीन्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसको 1966 के अंदर जो है वो पता चला लिया गया था, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टडी कर लिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो यीस्ट है उसको बहुत सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के अंदर भी अभी कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और एक और फंजाई है पिंक ब्रेड मोल्ड जिसको हम न्यूरोस्पोरा फंजाई भी कहते हैं। इसको भी जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया।
एक फंजाई की इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और एक फंजाई का जो इकोनॉमिक कमर्शियल इम्पोर्टेंस थी, उसके अंदर हमने जो पहला पॉइंट था उसको डिस्कस किया, जो कि इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई था। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो उसका जो जवाब है वो देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।